हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट आज का हमारा है हिस्ट्री। और आज हिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 2 यूरोपियन कॉलोनियलिज्म पढ़ने वाले हैं। और आज ये जो वीडियो है ये मैंने बहुत सारी वीडियोस भी पहले बना दी हैं चैप्टर नंबर 2 यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के ऊपर। तो आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लेना, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। तो आज हम पर्टिकुलरली एशिया पढ़ेंगे। लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अमेरिका के बारे में बताया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहाँ पर कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया और कॉलोनियलिज्म के कॉजेज़ के बारे में भी बताया प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो जिसने भी नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा ईजी वे में बताती हूँ जिससे आप करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं इससे आप अपने कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा जो है रिवाइज करके याद कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको एशिया के अंदर म्यांमार और नेपाल को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स में पॉइंट बता दिए हैं आपको। म्यांमार जो है उसको ब्रह्मदेश यानी कि बर्मा भी बोला जाता है। और ये जो बर्मा नाम है ये पहले प्रीवियस जो टाइम था उस टाइम पर बर्मा नाम था, और लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में हम म्यांमार बोलते हैं। अब ये बर्मा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बर्मीज पीपल होते हैं, ठीक है। वो जो रूट लेवल के जो वहाँ के नेटिव पीपल्स होते हैं वो बर्मीज कहलाते हैं। और वहाँ के जो रीजन है म्यांमार, इसे पहले बर्मा बोलते थे, ब्रह्मदेश भी बोलते थे। और ये नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री जो है इंडिया की वहाँ पर है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि कॉलोनियलिज्म के अंदर हमें एशिया और म्यांमार के बारे में क्यों बताया जा रहा है। तो ये जो है ब्रिटिशर्स, इनको अपने बूस्ट करना था ट्रेड इंडिया और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर। तो ये पर्टिकुलरली जो इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ की जो रीजन है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि उनको ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैलाना है, उनको बूस्ट करना है ट्रेड को। तो यहाँ पे उन्होंने प्रोटेक्ट किया जो उनकी कॉलोनी थी इंडिया और उनके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर भी। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो मेन मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को बूस्ट करना है ब्रिटिशर्स का। तो यहाँ पर हमें म्यांमार पढ़ना पड़ेगा। और आज के वीडियो में मैं आपको म्यांमार और नेपाल के बारे में बताऊंगी। तो नेपाल की भी जोग्राफिकल कंडीशन यहाँ पर देख लेते हैं। ये एक स्मॉल किंगडम है हिमालयन रीजन के एरिया में। तो स्टार्ट करते हैं म्यांमार के साथ। बर्मा, ये जो इनकी जो जोग्राफिकल कंडीशन है ये है नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है ये म्यांमार वहाँ पर है। और ये नेबरिंग कंट्री है इंडिया की। और इसके बारे में एक और जो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि ये जो है रीजन ये रिच है नेचुरल रिसोर्सेज और वेल्थ में, ठीक है। ये नेचुरल रिसोर्सेज और वेल्थ में बहुत ज़्यादा रिच था और पोटेंशियल मार्केट था, इसलिए जो अट्रैक्टिव जो था ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट भी उन्हें मिल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है टेक्स्ट बुक के अंदर, रॉयल डायनेस्टी जो थी म्यांमार की, उन्होंने सक्सेसफुली क्या किया था, कंसोलिडेट किया था पावर को। और जो कंट्री थी उनके ही रूल में थी। और उन्होंने जो है एक्स्ट्रा जो रीजन है मणिपुर को कॉन्कर किया था 1813 के अंदर, ठीक है। तो ये 1813 में मणिपुर को भी इन्होंने कैप्चर किया था, किसने, रॉयल डायनेस्टी ने। और इन्होंने क्या किया, बाद में अटैक किया असम के ऊपर। ये याद रखना, अटैक किया असम के ऊपर इन द ईयर 1822 में। जब ये अटैक करते हैं रॉयल डायनेस्टी, तो यहाँ पर ये जो एक अटैक किया था इन्होंने असम के ऊपर, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है अलर्ट हो गए थे बाय द बर्मीज अटैक। अब ये जो बर्मीज अटैक हुआ था इसी की वजह से जो होता है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर होती है। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, यहाँ पर आपको 3 टाइप की बर्मीज वॉर देखने को मिलेगी। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर, थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों भी याद रखनी है। और ये किसके टेन्योर में हुई थी ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
टाइम पर गवर्नर जनरल इंडिया के थे लॉर्ड एमहेरिस्ट। ठीक है, लॉर्ड एमहेरिस्ट इनका नाम याद रखना है। ये जो थे फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और इन्होंने ही डिक्लेयर करी थी वॉर अगेंस्ट म्यांमार। म्यांमार जो बर्मा है, जो बर्मीज ने अटैक किया था असम के ऊपर, वही एक कारण बना था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, मतलब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के लोग थे, ठीक है, तो ये अलर्ट हो गए थे और इन्होंने क्या किया था, म्यांमार के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी थी। और यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर होती है जो कि 2 साल तक चलती है, ये याद रखना है। देखिए ये 2 साल तक चलती है, 2 इयर्स, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड होता है, 2 इयर्स तक चलती है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कॉन्कर्ड करते हैं पार्ट ऑफ रंगून। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और उनको क्या मिलता है, ये रंगून जो है, ये जगह, ये वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कॉन्कर्ड कर देते हैं। और ये जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर है, ये एंड किससे होती है, यहाँ पर एक ट्रीटी साइन करी जाती है ब्रिटिशर्स के बीच में और जो बर्मीज पीपल हैं, बर्मीज के किंग थे, जो आप कह सकते हैं म्यांमार के किंग थे, उनके साथ में। तो ये ट्रीटी के अंदर क्या था, देखिए मणिपुर जो पहले ऑक्यूपाई किया था रॉयल डायनेस्टी बर्मीज ने, वो इनको हैंड ओवर कर दिया जाता है। ब्रिटिशर्स के जो है उनको रिटर्न कर दिया जाता है, ब्रिटिशर्स को रिटर्न कर दिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है जो कोस्टल रीजन्स थे वो भी ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश कलेक्टेड अ लार्ज सम। यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ब्रिटिशर्स को। नेक्स्ट यहाँ पर मिलिट्री एक्सपेडिशन भी होता है और यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं रेसिडेंट्स इन इनवा। दे ऑल्सो अपॉइंटेड देयर रेसिडेंट इन इनवा। ठीक है, रेसिडेंट है ये, रेसिडेंट इन इनवा। और यू कैन से अवा भी बोलते हैं इसे, अवा और इनवा। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। ये कैपिटल है म्यांमार का, ये याद रखना है, कैपिटल है ये म्यांमार का। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होती है सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर। अब यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर मैंने आपको बताया ट्रीटी के साथ में ये एंड हो जाती है। नेक्स्ट अब सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर होती है ब्रिटिशर्स के बीच में और यहाँ पर म्यांमार जो बर्मीज पीपल है उनके बीच में, बर्मा के बीच में। ठीक है, ये सब एक ही है, बर्मा, बर्मीज और म्यांमार, ये सभी एक ही हैं। ठीक है, ये याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर होती है, ये किसके टेन्योर में होती है, लॉर्ड डलहौसी। ये याद रखना है किसके टेन्योर में होती है, लॉर्ड डलहौसी। और यहाँ पर बहुत ही छोटा सा, बहुत ही माइनर सा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से ये वॉर हुई है, मतलब बहुत छोटा कारण है ये। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है 2 ब्रिटिश इंडिविजुअल स्टेइंग इन बर्मा were asked to pay a fine by the Burmese administration। अब देखिए ये जो 2 ब्रिटिश इंडिविजुअल रह रहे थे बर्मा के अंदर, ठीक है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, उन्हें फाइन पे करने के लिए बोलते हैं बर्मीज एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यही एक कारण बनता है सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर का, ये याद रखना है। यहाँ पर ये इतना छोटा सा माइनर इंसिडेंस जो होता है ये लॉर्ड डलहौजी के लिए प्रिटेक्स्ट बन जाता है और लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं वॉर अगेंस्ट बर्मा। ये याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी हैं वो ही डिक्लेयर करेंगे वॉर अगेंस्ट बर्मा। लेकिन जो आर्मी का हेड होगा वो होंगे कोमोडोर जॉर्ज लैम्बर्ट। ठीक है, ये नाम याद रखना है। बर्मीज आर्मी यहाँ पर जो है डिफीटेड बाय द ब्रिटिश आर्मी, यहाँ पर बर्मीज आर्मी हार जाती हैं। और यहाँ पे जो ये रंगून, पेगू और प्रोम, ये सारी की सारी जो रीजन्स हैं वो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। ब्रिटिश आर्मी कंसिस्ट करती, जब ब्रिटिश आर्मी सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर में फाइट कर रही थी ना, तो ये याद रखना है कि सारा का सारा खर्चा जो है वो इंडियन पीपल्स ही उठा रहे थे और जो सोल्जर्स थे आर्मी के अंदर वो भी इंडियंस ही थे। ये पॉइंट याद रखना है सबको। और यहाँ पर सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर का भी एंड हो जाता है और ये रंगून, पेगू और प्रोम ये सब कैप्चर कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर होती है। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर होती है लॉर्ड डफरिन के टेन्योर में। ठीक है, डफरिन के टेन्योर में होती है 1885 CE के अंदर।
इंक्रीजिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन, यहाँ पे ब्रिटिश किंग एंड फ्रेंच, यहाँ पर 2 वर्ड लिखे हैं मैंने, तो देखो पहले फ्रेंच वाला देखो, ठीक है। फ्रेंच का जो हो रहा था इन्फ्लुएंस किसके ऊपर हो रहा था, वियतनाम के ऊपर हो रहा था, ठीक है। फ्रेंच का किसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा था, इंडो चाइना यानी कि वियतनाम, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था। और यहाँ पर दूसरा कारण ये भी था कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है, जो कॉन्टैक्ट है बर्मीज़ किंग का और फ्रेंच किंग का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। बर्मीज़ किंग का भी हो रहा था, किसके साथ हो रहा था, फ्रेंच के साथ में बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट बन रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये जो किंग ऑफ थाइबो है, म्यांमार के किंग है, ठीक है। इनका नाम क्या है, किंग थाइबो, ठीक है। थीबो और थीबा जो भी इनका मतलब वहाँ के हैं, तो इनके थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, थीबो, ठीक है। थीबो जो भी आप प्रोनाउंस करें, थीबो म्यांमार के थे, ये राजा थे। और यहाँ पर जो है इनका पैक्ट साइन होता है बिटवीन इटाली एंड जर्मनी। यहाँ पे क्या करते हैं, ये टैक्स लगा देते हैं बॉम्बे बर्मीज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के ऊपर। ये ही सबसे बड़ी गलती थी इनकी। इन्होंने क्या किया, फाइन लगा दिया बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के ऊपर, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है। तो यहाँ पर जो लॉर्ड डफरिन है, इन्होंने क्या किया, लॉर्ड डफरिन जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल भी हैं वो इंडिया के, लॉर्ड डफरिन ने क्या किया, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखी और यहाँ पर जो है अपनी आर्मी सेंड कर दी और यहाँ पर अटैक कर दिया बर्मा के ऊपर। और यहाँ पे जो है बर्मा की जो आर्मी है वो हार जाती है, ब्रिटिशर्स यहाँ पर जीत जाते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और वो कॉन्कर कर लेते हैं जो है सिटी ऑफ मंडले, ठीक है। ये जो सिटी है इसको जो है कैप्चर कर लेते हैं वो लोग, मंडले को। और यहाँ पे जो है जो नॉर्थ म्यांमार का पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ म्यांमार का जो पार्ट है वो बन जाता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। नॉर्थ म्यांमार का पार्ट, ये याद रखना है, नॉर्थ म्यांमार का पार्ट क्या बन जाता है, इंटीग्रल पार्ट बन जाता है ब्रिटिश एम्पायर का। और यहाँ पर एक एक्ट पास होता है इन द ईयर 1935, जिससे क्या होता है, इंडिया की टेरिटरी और म्यांमार की टेरिटरी को सेपरेट कर दिया जाता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये डेट याद रखनी है, 1935 में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडियन टेरिटरी और म्यांमार जो है सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1948 के अंदर म्यांमार जो है वो भी यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, जब इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल हो रही थी। तो जब 1947 के अंदर इंडिया को फ्रीडम मिलती है, उसके बाद ही 1948 के अंदर म्यांमार को भी यहाँ पर फ्रीडम मिल जाती है, वो भी इंडिपेंडेंस जो है इंडिपेंडेंट हो जाती है कंट्री। और यहाँ पे जो है इंडिया से ही उन्हें क्या मिली थी, इंस्पिरेशन मिली थी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आफ्टर 1948 में इंस्पायर होती है म्यांमार कंट्री, इंडिया से इंस्पायर होके वो भी जो है अपनी फ्रीडम जो है यहाँ पर ले ही लेती हैं किसी ना किसी तरीके से। और यहाँ पर जो है म्यांमार की हिस्ट्री अब यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक के अंदर हो गई ख़त्म यहाँ पर। और इसके बाद हम नेपाल के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब नेपाल के बारे में टेक्स्ट बुक के अंदर क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। नेपाल वॉज अ स्मॉल किंगडम इन द हिमालयन रीजन। ये पहले ही मैंने आपको बताया था कि जोग्राफिकल कंडीशन है जो हमें याद रखनी है कि वो एक स्मॉल किंगडम है हिमालयन रीजन के अंदर। द ब्रिटिश हैड सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू नेपाल बट दे डिड नॉट रिसीव एनी फेवरेबल रिस्पॉन्स। यहाँ पर उन्हें कोई भी किसी भी तरीके का ब्रिटिशर्स को फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर एंग्लो नेपालीज वॉर होती है। क्या होती है, एंग्लो नेपालीज वॉर होती है। यहाँ पे जो गुरखा आर्मी होती है उनके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 10 से 12 हज़ार जो है सोल्जर्स होते हैं। गुरखा आर्मी किसकी है, नेपालीज की, ठीक है, ये याद रखना है। इनकी जो आर्मी होती है इनके पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 हज़ार सोल्जर्स होते हैं, लेकिन ब्रिटिश आर्मी के पास यहाँ पर 30,000 सोल्जर्स जो है होते हैं। तो देखिए डिजिट्स कितनी कम और ज़्यादा हैं, ये डबल सोल्जर्स हैं ब्रिटिशर्स के पास में, और यहाँ पर देखिए 10 to 12,000 ही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो जो है हार जाते हैं जो है वॉर के अंदर, और नेपालीज जो हैं गुरखा आर्मीज जो हैं वो जीत जाते हैं।
मकवानपुर में ये लोग जीत जाते हैं इन द ईयर 1896 में ये जीतते हैं। और यहाँ पर जो है तराई कुमान गढ़वाल, ये सारे के सारे जो रीजन्स हैं ये वापस दे दिए जाते हैं नेपालीज को। और ये सारे के सारे रीजन्स किसके पास थे? पहले ये ब्रिटिशर्स के पास थे, लेकिन ये अब हैंड ओवर कर दिए जाते हैं नेपालीज को। और यहाँ पर ब्रिटिश के जो रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं एट काठमांडू। In 1923 the British accepted the sovereignty of Nepal। अब यहाँ पर 1923 के अंदर क्या होता है, ब्रिटिश ने आखिरकार यहाँ पर जो है सॉवरेनिटी जो नेपाल की है उसको क्या करते हैं, ये लोग एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर नेपाल की भी जो है पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और बात करेंगे सिक्किम, भूटान और तिब्बत की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।